अब मैं माननीय चोपड़ा जी से आग्रह करूंगा तो आपको एड्रेस करें। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए देश भर में एक विशाल अभियान की कल्पना की गई थी। ये जनसंपर्क अभियान था। 15 जनवरी से लेकर रविदास जयंती, मकर संक्रांति से रविदास जयंती, ये 42 दिन का अभियान पूर्ण हो गया है। इस अभियान ने भारत की एकात्मता का दर्शन कराया। संपूर्ण भारत एक इकाई है। देश के प्रत्येक कोने में प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाला समाज रहता है। ये इस अभियान ने सिद्ध किया है। शायद ये धरातल का संसार का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान है। अभियान पूर्ण हुआ। ये बहुत आवश्यक था क्योंकि मार्च का महीना इस अभियान को समेटना, ऑडिट कराना, ये एक बहुत विशाल काम था। इसलिए अभियान को फरवरी में पूरा किया गया। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पण भी अब बंद हो गया है। ऐसा नहीं है। हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमने देश के सभी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए हैं। 3 बैंक हैं, उसमें बचत खाते चलते रहेंगे। समाज अपनी श्रद्धाओं का समर्पण उन बैंक खातों के माध्यम से निरंतर कर सकता है। हम यही चाहते हैं कि इस भारत का प्रत्येक परिवार इस अभियान में अपनी आहुति प्रदान करे। हम कुछ कल्पनाएं लेकर चले थे और मुझे ये सूचित करते हुए बड़ा संतोष है, प्रसन्नता है कि हम देश के 4 लाख गांव तक पहुंचने में समर्थ हो गए। भले ही किसी गांव से 5 घरों से समर्पण लिया गया हो। शहरों के सभी वार्ड संपर्क हुए। ये जो बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े टावर्स रहते हैं, उसकी तो अपनी मान मर्यादाएं हैं। अगर वहाँ कोई परिचित व्यक्ति नहीं है तो उसमें प्रवेश करने में संकोच है।
तो वो कोई खास बात नहीं। वैसे तो अभी आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन जितनी सूचनाएं हम एकत्र कर सके उसके आधार पर मैं ये आज सूचित कर रहा हूं कि हम लगभग 10 करोड़ परिवारों तक पहुंच गए। ऐसे प्रसंग सामने आए हैं कि कार्यकर्ताओं का मन द्रवित हो गया। भिक्षुकों ने भी अपनी भिक्षा की झोली से पूरा धन पलट दिया। घर के अंदर शव है, किसी की मृत्यु हो गई तो महिला दरवाजे पर आकर कहती है शाम को आ जाना। ये तो नहीं कहा जा सकता किसकी प्रेरणा रही, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक दी। स्वयं मैं अपने को रोक नहीं सका। जब एक 6-7 साल की बच्ची ने एक गुल्लक लाकर मुझे दी, मैंने उसे लिया और उसके माता पिता के सामने ही वो गुल्लक उस बच्ची को दे दी कि तुम इससे अपनी पढ़ाई करना या कोई और अच्छा काम करना। मैं गुल्लक ले नहीं सका उससे। मुझे नहीं मालूम माता पिता ने प्रेरणा दी कैसी दी, लेकिन बच्ची वो गुल्लक लाई। तो बहुत ही अद्भुत और अनोखे अनुभव हमको प्राप्त हुए हैं और हम देश भर के अनुभवों का संकलन करेंगे और उनका प्रकाशन भी करेंगे। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि मुस्लिमों का समर्पण सहयोग भी उल्लेखनीय है। हम इस स्थिति में हो जाएंगे थोड़े दिन में कि हम आपको संख्या भी बता पाएंगे। मैं ऐसा समझता हूँ ये संख्या हजारों में जाएगी। मैं स्वयं अयोध्या और फैजाबाद में 4 दिन भिन्न भिन्न बाजारों में 2 से ढाई घंटे के लिए पैदल चला। कोई दुकान छोड़ी नहीं, मांगने कहीं गए नहीं, सड़क पर हाथ जोड़ते रहे, चलते रहे। मुस्लिमों ने मुझे रोका और कहा हमसे लेकर गए। एक ही व्यक्ति के द्वारा 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया देने के उदाहरण हैं, उनके नाम की रसीदें काटी गई। इसलिए ये भी एक उल्लेखनीय विषय है। हमारा परिवार तो हिंदू है, लेकिन ये हमारा जो अमुक रिश्तेदार है ये बहुत छोटेपन से चर्च में जाते हैं, आप इनका भी लीजिए। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण आए हैं। ऋषिकेश का उदाहरण आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा। ऋषिकेश में मुनि की रेती में गंगा पार करके जिधर स्वर्गाश्रम, परमार्थ लोक, परमार्थ निकेतन वानप्रस्थ आश्रम है, वहीं एकदम वेद निकेतन है। वहाँ एक अकेला भिक्षु साधु भिक्षु भी होता है, जिसका अपना मठ नहीं है, वो मांग कर खाता है। उसे मधुकरी कहते हैं। ऐसा मधुकरी करने वाले व्यक्ति ने, साधु ने, कोई कल्पना से परे बात थी। जब 1 करोड़ रुपए की बात की तो पहले बैंक अकाउंट देखा गया, वो सही निकला। उसने 1 करोड़ रुपए दिया। ऋषिकेश के आगे
मुनि की बेटी गंगा पार करिए स्वर्गाश्रम, और उस स्वर्गाश्रम में चलते रहें तो वेद निकेतन की बगल में निवास करने वाला एक साधु लेह लद्दाख की जानकारी आपको मिली गई होगी, वहां से समर्पण प्राप्त हुआ है। ये समर्पण सारे भारत ने दिया है। मैंने कुछ आंकड़े एकत्र करने की चेष्टा की है। वैसे तो हम संपूर्ण भारत का बता सकते हैं, उसको जारी भी करेंगे। अभी सोचते हैं कि टेंटेटिव जब तक ठीक अकाउंटिंग ऑडिट हो जाए उसके बाद बताएं। अरुणाचल प्रदेश से 4.5 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है और ये सब पैसा बैंकों में आया है। मणिपुर से 2 करोड़, मिजोरम से 21 लाख, नागालैंड से 28 लाख, मेघालय से 85 लाख। मुझे कुछ लोग कहते थे, बैंकों ने भी कहा कि क्या दक्षिण में अभियान नहीं चल रहा है। तो मैंने बैंकों को कहा था चल रहा है, समाचार नहीं आ रहे। तमिलनाडु में सरकार ने तो नहीं, मैं सरकार को तो दोष देना ठीक नहीं समझता, क्योंकि किसी एक स्थान की घटना है। वह पुलिस ऑफिसर ने कुछ बंधन लगाए और उन बंधनों को कानून के माध्यम से दूर कराया गया। तमिलनाडु से 85 करोड़ रुपए की डिपॉजिट हुई है। केरल से भी 13 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। पल पल आंकड़े बदल रहे। एक दिन में 3 बार आंकड़े आते हैं, इसलिए कुछ अभी कहना बाकी है। तो भी मैं ऐसा कहता हूं कि अगर मैं आज 6 तारीख को आपके सामने बैठा हूं तो मैं 4 तारीख की शाम तक की चर्चा करता हूं। शायद ये 2500 करोड़ रुपया हमारे पास जरूर आ चुका है। मैं इसको राउंड फिगर बोलता हूं, ये सही आंकड़े नहीं। 4 तारीख की रात्रि तक की बात हो सकती है। आखिर इतना बड़ा अभियान इतनी कुशलता और शांति से हुआ। ये कोई सहज घटना नहीं है। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसका तो जन्म ही 1 साल पहले हुआ है। इसका कोई बड़ा संगठन नहीं है। और जहां धन रहता है वहां विश्वास चाहिए। तो ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता और संत महात्मा चला रहे थे 30 साल से। वही एक दूसरे को जानते थे। संघ के स्वयंसेवक ही इतनी विशाल मात्रा में समाज में फैले हुए हैं। लगभग 9 लाख कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में अपना घर परिवार छोड़ा है। कम से कम 3 से 4 घंटे इन लोगों ने अपने घर छोड़कर दिए। घर छोड़ने का अर्थ होता है व्यापार में, घर के काम काज में कटौती करना। और अगर कोई व्यापार और घर के काम काज पूरी तरह से करेगा तो उसके अपनी नींद और अपने निजी जीवन में कुछ कटौती करनी पड़ती है। उन्होंने किया है।
चार चार, पांच पांच, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं उससे अधिक भी ऐसे कार्यकर्ताओं की 1,75,000 टोलियों ने देश में संग्रह किया है। एक आदमी सामान्यतः संग्रह नहीं करता है। मैं भी टोलियों में निकला हूं, 10-10 लोग एक साथ निकलते थे। एक टोली सड़क के एक कोने पर, दूसरी टोली सड़क की दूसरी पटरी पर। निजी रूप में भी मैं मांगने गया हूं। मांगना है भिक्षावृत्ति करना, अकेले नहीं गए। तो 1,75,000 कार्यकर्ताओं के टोलियों के कौन इंचार्ज हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर क्या हैं, ये हमने संग्रह किए। ये 1,75,000 कार्यकर्ता बैंकों में पैसा जमा करने नहीं गए। अगर कहीं ऐसा हम कर देते तो बैंकों का सिस्टम ही एक बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाती। इसलिए 4-4, 5-5 टोलियों के बीच में एक डिपॉजिटर कार्यकर्ता नियुक्त किया गया। 38,125 डिपॉजिटर बनाए गए। स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा को इन 38,125 कार्यकर्ताओं का सभी प्रकार का डिटेल दिया गया। इन 38,125 कार्यकर्ताओं ने बैंकों में जाकर ये समाज का निधि डिपॉजिट किया है। ये पूरी तरह से पारदर्शी बना रहे। समाज में इतने बड़े अभियान में कठिनाइयां आ सकती हैं, इसका सोचा गया। और इसलिए भारतवर्ष में 49 स्थानों पर इसका मॉनिटरिंग सेंटर, कंट्रोल रूम आप कह सकते हैं, वॉर रूम कोई शब्द प्रयोग हो सकता है। हमारे यहाँ वार नाम की तो कोई चीज है नहीं। समाज में प्रेम और श्रद्धा से लोगों ने दिया है, इसलिए वार शब्द यहाँ लागू नहीं होता। लेकिन हमने इसके मॉनिटरिंग के सेंटर बनाए थे। देश में 49 सेंटर थे जिन्होंने अपने चारों ओर के जनपदों को निरंतर संपर्क में रखा। अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली में भी कैलाश कॉलोनी में एक केंद्र खड़ा किया गया, जहां 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लीडरशिप में अकाउंट्स की अच्छी जानकारी रखने वाले नौजवान, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने वाले ऐसे नवयुवक लगभग 23 इन नंबर्स, उन्होंने अपने अपने लैपटॉप पर अपने अपने लिए निर्धारित भूगोल के अनुसार कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद किया है। देश को मालूम था कि हमें दिल्ली के किस व्यक्ति से संवाद करना है। ऐसे 23 नवयुवकों में सारे भारत का भौगोलिक विभाजन किया गया था। इसमें एक बहुत बड़ा ऐप डेवलप हुआ मोबाइल का, जो हैदराबाद की धनुषा इंफोटेक ने किया। उन्होंने बैंक, कार्यकर्ता और सेंटर, इनके बीच में एक सेतु का काम किया। आपको मुझे जानकारी देने में अच्छा ही लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। एक स्टेज ऐसी आई कि हमने भारत सरकार में काम करने वाले आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, बड़े बड़े, जो भारत सरकार के लिए सब काम करते हैं, उनको अपना ऐप दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने स्वीकार किया। 3 दिन तक रोज
2-2, 3-3 घंटे बैठकर भिन्न भिन्न पहलुओं से उसे परखा गया। सरकार में इस प्रकार के ऐप की देखभाल करने वाले लोगों को बहुत खुशी हुई कि हम व्यक्तिगत रूप से नॉन गवर्नमेंट लेवल पर इस प्रकार का कोई एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर सके। जहाँ तक अयोध्या में मंदिर के निर्माण की जानकारी है, नींव किस प्रकार की बनेगी इस पर सबका अंतिम फैसला हो गया है। और इतने बड़े कार्य में देश की बहुत अच्छी, बहुत निर्विवाद इंजीनियरिंग संस्थाओं का सामूहिक योगदान रहा है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, नेशनल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सूरत, CBRI रुड़की, NGRI हैदराबाद, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा इंजीनियर्स, लार्सन टुब्रो, इन सब लोगों के सामूहिक प्रयोगों के आधार पर, चर्चा के आधार पर मकर संक्रांति से कार्य प्रारंभ हो गया। जहां से नीचे से नींव को भरना है, उसमें मैं आकलन करके कह रहा हूं कि शायद हम 60% से ज्यादा हमारा काम पूरा हो गया। हो सकता है कुछ ज्यादा हो गया। बचा कुचा काम मार्च तक पूरा कर लेगा, मार्च समाप्त होते होते। और इस प्रकार अप्रैल के पहले हफ्ते से नीचे से फाउंडेशन के लिए जमीन को इम्प्रूव करना, कॉम्पैक्ट करना, ये प्रारंभ कर देंगे। टेंटेटिव रूप से मान लीजिए कि लगभग 400 फीट लंबाई, 250 फीट या कुछ अधिक चौड़ाई, इतने क्षेत्र में से जो कुछ हटाया जा रहा है वो मट्टी नहीं है, डेब्रिस है, पूरी तरह से मलबा है। और मलबा हटाते हटाते हम अभी तक 32 से 35 फीट गहराई तक जा चुके हैं। चालीस फीट गहराई तक सब हटाया जाएगा। तो इस प्रकार 400, 250 और 40 फीट गहरा एक ऐसा समुद्र जैसा दृश्य होगा। तब रोलर घुमाएंगे, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट करेंगे, तब इंजीनियरिंग फील्ड के माध्यम से उस लेवल को ऊंचा उठाएंगे। सीमेंट का प्रयोग बहुत कम होगा।
अभी तक की जो गणनाएं हैं उसमें 6% ही सीमेंट रखे गए। सीमेंट में जब ऊर्जा पैदा होती है 2-4-10 साल बाद तो फिर फटने लगता है, घरों की छतें भी फटती हैं, फर्श भी फटता है। इसलिए और कुछ चीजें उसमें मिलाई जाएंगी ताकि उसमें एनर्जी क्रिएशन ना हो। और ये सब आईआईटी के लोग इस पर अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग। दो 2 फीट की लेयर डालकर रोलर से उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। 2 फीट की लेयर कॉम्पैक्शन के बाद 1.5 फीट रहनी ही चाहिए, फिर 2 फीट, फिर रोलिंग। इस प्रकार ये 40 फीट की गहराई पूरी हो जाएगी। ये एक बहुत ही चट्टान तैयार होगी। ये तो कहना अच्छी बात नहीं है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा स्वतंत्र भारत में, क्योंकि किसी ने इतना बड़ा मंदिर ही नहीं बनाया। कहीं किसी मंदिर के नींव के निर्माण में इतनी अधिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस कभी जुड़े ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं थी। ये एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, इसलिए इतना प्रयोग किया गया। हम निरंतर जैसा जैसे समय बीत रहा है, 2 महीने में, 1 महीने में बैठते रहते हैं कि हमने जो 3 साल की गणना की थी वो पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो विगत 4 तारीख को ही मैं लगभग 5 घंटे तमाम इंजीनियर्स के साथ बैठा था लखनऊ में, और फिर एक एक स्टेप पर, उसके टाइम पीरियड पर चर्चा हुई थी। अभी हम 3 वर्ष की अवधि पर स्थिर है, अर्थात 2021, 22, 23 जून के महीने में भी हमने कुछ सोचा था, उसमें हमने 39 महीने लिखे थे, लेकिन वो गणित आज भी स्टैंड करता है। तीन स्थानों पर पत्थर है, उसकी 3 कैटेगरी बनाई गई है। तीनों कैटेगरीज में लगभग 4 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लग सकता है। कम नहीं लगेगा, कुछ ज्यादा ही लगेगा। प्लिंथ को ऊंचा करने में भी लगभग 4 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लग जाएगा। चारों तरफ का जो परकोटा मंदिर का बनेगा उसमें भी 4 लाख से अधिक घन फुट पत्थर लग जाएगा। और जो मंदिर बनना है वह वही 4 लाख 4.5 लाख क्यूबिक पत्थर है। मंदिर का निर्माण भरतपुर की बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों के पत्थरों से होगा। पत्थरों की नक्काशी के अनुभवी वेंडर्स, इनकी मीटिंग अयोध्या में हुई। लगभग 12 वेंडर्स आए, सबने अपनी अपनी बात रखी, और बाद में जो पिछले 15-20 साल तक राम जन्मभूमि न्यास ने पत्थर नक्काशी करके रखे हैं उनको देखा सबने, और सबने एक मत से कहा है कि जो पत्थर अभी तक आपने मंगाया है इट इज द रेयरेस्ट, द रेयर स्टोन। और कार्विंग की क्वालिटी को उन्होंने बेस्ट बताया है। पुरानी सभी कार्विंग मैनुअल है। अब क्योंकि 14-15 साल का काल बीत गया है, हमने 2006 में काम बंद किया था। अब अनेकों प्रकार की मशीनें इसमें विकसित हो गई हैं।
तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि लगभग 40% काम जो पहले मैनुअल होता था उसका 40% तक मशीनों से कवर हो जाएगा। उतना ही हमने टाइम पीरियड को एडजस्ट किया है। आज मुझे यही सूचना देने की बात थी, मेरे से कहा गया था अभियान पूरा होने के बाद दिल्ली में एक बार